स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज के क्लास में हम बात करेंगे 4th अध्याय के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, यूनिट 2 है जिसमें आप पढ़ रहे हैं शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा और 4th अध्याय ये आपका हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा एवं राजनीति। तो आज की क्लास में आप पढ़ेंगे शिक्षा एवं राजनीति के बारे में। आपने इसके पहले आपने पढ़ा था यूनिट 1 के अंतर्गत 4th अध्याय, यूनिट 4 में आपने 4 अध्याय पढ़ा था। और आज की और ये जो 2nd क्लास है इसमें भी आपके 4th अध्याय हैं, जिसके पहले आपने पढ़ा था समितियां एंड आयोग के बारे में पढ़ा था, और शिक्षा एवं शिक्षा नीति आपने पढ़ा था, शिक्षा एवं शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा था। और आपने शिक्षा में जो है अर्थशास्त्र की संकल्पना आपने पढ़ा। 4th अध्याय में आप जो है शिक्षा एवं राजनीति आप पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक ये है और ये भी इम्पोर्टेंट है, पर आज की क्लास में हम 2 टॉपिक कवर कराएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो स्टार्ट करेंगे और आप सभी स्टूडेंट जो है अपना अपना रिवीजन करते रहें और पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। 2 महीने की बात है, तो 2 महीने में जो है आप जितना पढ़ पाएँ पढ़िए, अधिक से अधिक समय दीजिए, पढ़िए। स्टार्ट करेंगे। शिक्षा एवं राजनीति एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इस संबंध को दर्शाने के लिए उदारवादी, रूढ़वादी और समालोचनात्मक दृष्टिकोण का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट इतना समझिए कि जैसे कि शिक्षा एवं राजनीति एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, इस संबंध को यानी कि जो शिक्षा एवं राजनीति संबंध को दर्शाने के लिए उदारवादी, रूढ़वादी और समालोचनात्मक दृष्टिकोण का सहारा लिया जाता है। इसके साथ ही इसके विभिन्न उपागमों के अध्ययन के साथ राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन किया जाता है। समाजीकरण आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कि आप समाज में रहते हैं, जो समाज के मानदंडों, मूल्यों, व्यवहारों, संस्कृति को आप सीखते हैं, संस्कृति को और अपनाते हैं, वही आपका समाजीकरण होता है। जो आप समाज में रह के, जो हमने आपको अभी बताया, समाज में रह के आप जो है मानदंडों का पालन करते हैं, मूल्यों और जो है आप जो है व्यवहारों का पालन करते हैं, व्यवहार करते हैं, और जो सीखते हैं संस्कृत को, और जो आप अपनाते हैं वही आपका हो जाता है, जैसे रीति रिवाज सब कुछ आप, वही आपका समाजीकरण हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, प्रथम टॉपिक आपका होगा जिसमें आप पढ़िएगा शिक्षा में राजनीति, शिक्षा एवं राजनीति के बीच संबंध। 2nd टॉपिक आपका होगा शिक्षा के राजनीतिक संबंधी दृष्टिकोण, जिसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे उदारवादी दृष्टिकोण, रूढ़वादी दृष्टिकोण और समालोचनात्मक दृष्टिकोण। 3rd टॉपिक है राजनीति को समझने के उपागम। इसके बाद 4th आपका एक टॉपिक आता है राजनीति विकास एवं राजनीतिक समाजीकरण की शिक्षा, जिसमें टॉपिक है राजनीति विकास और जो है राजनीतिक समाजीकरण। यहाँ पे आप एक पॉइंट, यहाँ पे ये आप जो है टॉपिक आज की क्लास में कवर करेंगे और 3 टॉपिक आप कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा सभी स्टूडेंट, शिक्षा राजनीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो यहाँ पे बताया गया है शिक्षा और राजनीति से जो है घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और राजनीति एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक है, ये अभी बताया गया है। शिक्षा मानव में विनम्रता, यहाँ से याद करिएगा, शिक्षा मानव में विनम्रता, सहनशीलता, विनयशीलता, सहिष्णुता, आत्मबल एवं दृष्टिकोण आदि गुणों का विकास करती है, जबकि राजनीति, ठीक है, जबकि राजनीति शिक्षा को सहयोग एवं सम्मान प्रदान करती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, राजनीति के कर्णधार समाज हित में कार्य करते हैं। इस प्रकार शिक्षा एवं राजनीति एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं तथा दोनों का कार्य व्यक्ति और समाज की उन्नति एवं समृद्धि है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कि दोनों का, यानी कि जो है शिक्षा और राजनीति एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं तथा दोनों का कार्य, यानी कि यहाँ से समझिए दोनों का कार्य होता है व्यक्ति और समाज की उन्नति एवं समृद्धि। ये यहाँ से समझने का प्रयास करिए। इसे ये जैसे शिक्षा है, ठीक है, और राजनीति है, तो इन दोनों का जो कार्य होता है, तो कार्य क्या होता है, व्यक्ति की, यानी कि व्यक्ति और समाज की उन्नति, यानी कि शिक्षा और राजनीति का कार्य होता है व्यक्ति और समाज की उन्नति एवं समृद्धि करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से समझिएगा। आप नहीं समझ में आए तो यहाँ से देख सकते हैं, ये पॉइंट है यहाँ से, यानी कि शिक्षा और राजनीति का, यानी कि दोनों का कार्य यही होता है, कार्य व्यक्ति और समाज की उन्नति और समृद्धि है, ठीक है। वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी है। वर्तमान में शिक्षा सरकार और निजी प्रयासों द्वारा दी जाती है, ठीक है, निजी प्रयासों द्वारा दी जाती है, किंतु निजी विद्यालय को सरकार ही मान्यता देती है। जो निजी विद्यालय होते हैं उनको जो है सरकार ही मान्यता देती है तथा एवं अनुदान देती है, और विद्यालयों को सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, परीक्षा विधि आदि का अनुकरण करना होता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको देखना है इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है आपका है, यहाँ पे देखते हैं
शिक्षा के राजनीति संबंधी दृष्टिकोण आपको देखना है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य देश का सामाजिक एवं राजनीतिक विकास कर देश को विकास एवं उन्नति के पथ पर अग्रसर करना होता है। यानी कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यहाँ से नहीं समझ में आया होगा तो इस प्रकार से समझिए। यहाँ से देखिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य देश का सामाजिक एवं राजनीतिक विकास कर देश को विकास एवं उन्नति के पथ पर अग्रसर करना होता है। ठीक है, यानी कि उद्देश्य यही होता है कि सामाजिक एवं राजनीतिक विकास कर देश को विकास एवं उन्नति के पथ पर अग्रसर करना। हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं, आपका रिवीजन भी होता जाए और आपको इसी क्लास में याद भी हो जाए। ठीक है, राजनीतिक संबंधी दृष्टिकोण निम्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उदारवादी दृष्टिकोण, इंग्लिश भी पढ़ते चलिएगा, रूढ़वादी दृष्टिकोण और समालोचनात्मक दृष्टिकोण। तो ये उदारवादी दृष्टिकोण यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। तो उदारवादी दृष्टिकोण समाज में लोगों के अलग अलग समूह हैं जिनके हित एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध हैं। ठीक है, यानी कि और राजनीति के द्वारा ही अनेक हितों में तालमेल बैठाया जाता है। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। ठीक है, और उदारवादी दृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र के बारे में सोचता है। तो उदारवादी जो होता है, उदारवादी में जो व्यक्ति होता है स्वतंत्र होता है। ठीक है, और वो जो है परिवर्तन करता है, यानी कि वो जो होता है वो वर्तमान और फ्यूचर में जीना चाहता है। ठीक है, और इसके बाद उदारवादी का अर्थ एवं परिभाषा देख सकते हैं। उदारवादी का अर्थ स्वतंत्रता, जो भी हमने आपको बताया। ठीक है, बाह्य प्रतिबंधों से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। यानी कि स्वतंत्रता इसमें जो है उदारवादी के अंतर्गत स्वतंत्रता के बारे में जो है बल दिया गया है, यानी कि फोकस करा गया है। ठीक है, व्यक्ति को ये वही हेडिंग से ये पॉइंट्स देख सकते हैं। स्वतंत्रता उदारवादी का मूल तत्व है। और उदारवाद दृष्टिकोण विशेषताएं हैं। मानवीय विवेक में आस्था, इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। ठीक है, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास, समाज तथा राज्य कृत्रिम संगठन, लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। उदारवाद के प्रकार आप देख सकते हैं उदारवादी दृष्टिकोण के, तो 3 भागों में विभाजित है। परंपरागत या नकारात्मक कह सकते हैं, और एक आपका है सकारात्मक आधुनिक उदारवाद, और समकालीन उदारवाद। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिएगा रूढ़वादी क्या होता है। तो ये रूढ़वादी जो हो गया आपका, यहाँ पे देखिएगा रूढ़वादी में क्या जो है बात किया गया है, उसके जो है विपरीत है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यानी कि उदारवादी के, तो रूढ़वादी किसी नए सिद्धांत यानी कि नए सिद्धांत एवं विचार को परखे बिना प्राचीन विचारों, सिद्धांतों एवं संस्थानों को कायम रखने का समर्थन करते हैं। और इसमें यह विश्वास किया जाता है कि वर्तमान व्यवस्था या तो स्वयं में उत्तम है या कम से कम सुरक्षित एवं सुपरिचित तो है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कोई समाज सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, अतः सर्वगुण संपन्न समाज के स्वप्न के पीछे दौड़ने से बेहतर है उन्हीं रीति रिवाजों एवं कानून का पालन करना जो कि परखे जा चुके हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कि रूढ़वादी दृष्टिकोण यानी कि जो पुरानी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, तो उन्हीं को अपनाना। ठीक है, ये बताया गया है कि भूतकाल में जीना, यानी कि पास्ट में ही जीना, ये बताया गया है। इसमें यानी कोई परिवर्तन ना करना, जैसे कि परंपराएं चली आई हैं उसी तरीके से चलती रहें। ठीक है, इसमें कोई बदलाव ना करा जाए। और जो उदारवादी है उसमें परिवर्तन की बात करा गया है, यानी परिवर्तन के बारे में बात करा गया है, और फ्यूचर के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता है, आप जैसे चाहे जी सकते हैं, नियम भी बना सकते हैं इस प्रकार से। और आधुनिक रूढ़वादी समाज में नए जीवन का संचार करने के लिए सीमित परिवर्तन सुधार का समर्थन करता है। प्लेटो परंपरा शिक्षा प्रणाली पर बल दिया है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो है भूतकाल पे फोकस करता है। ठीक है, यानी कि पुरानी रीति रिवाजों, संस्कृति के बारे में उन्हीं का पालन करता है कि जो चली आई रीति रिवाजें वहीं जो है रहने दीजिए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, विचारों को परखे बिना प्राचीन विचारों, सिद्धांतों, संस्थानों को कायम रखने का समर्थन करते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप लास्ट हेडिंग देखिएगा, रूढ़वादी दृष्टिकोण। जैसे कि आपने इसके पहले पढ़ा था, रूढ़वादी दृष्टिकोण जो भूतकाल में जीना चाहता है। ठीक है, दूसरी ओर रूढ़वादी दृष्टिकोण है, उदारवादी। यहाँ पे देखा कि जो आपने पढ़ा था रूढ़वादी दृष्टिकोण, तो वो भूतकाल में जीना चाहता है रूढ़वादी। दूसरी ओर उदारवादी दृष्टिकोण जो है वर्तमान और भविष्य में जीना चाहता है। ठीक है, और यानी कि परंपराओं को तोड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। परिवर्तन यानी स्वतंत्रता है, मतलब व्यक्ति को। इसके बाद देखते हैं समालोचना के बारे में।
परंतु शिक्षा का समालोचनात्मक दृष्टिकोण इन दोनों का मध्यम मार्ग है, यानी कि ये मध्यम मार्ग है दोनों के बीच का, रूढ़वादी और उदारवादी की, जिससे दोनों में से किसी की भी अनदेखा किए बिना दोनों के सकारात्मक पक्षों एवं पद्धतियों के महत्वपूर्ण सिद्धांत लिए गए हैं जो समाज को एक नवीन प्रगतिशील मार्ग पर अग्रसर करते हैं। यानी कि ये जो है इसमें बताया गया है समालोचनात्मक दृष्टिकोण में कि जैसे कि असफलता, ठीक है, असामान्य हो गया, या जो है कोई चीज़ें हैं तो असफलता हो गया, असामान्य हो गया, तो उसको जो है आप जो है अपने तरीके से, नए तरीके से उसका जो है नवीन मार्ग खोज सकते हैं, ठीक है, नया संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब है समाज को एक नवीन प्रगतिशील मार्ग पर अग्रसर करना, नए तरीके से। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है, और आप थोड़ा समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। और आप सभी स्टूडेंट जो है इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक पढ़ते चलिए, और आपके लिए जो है PYQ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो PYQ आप डेली करते रहिए। और थ्योरी क्लास भी इम्पोर्टेंट है, तो थ्योरी क्लासेस भी आप पढ़िए, और आपके पास बुक्स नोट्स वगैरह जो कुछ भी है उसी से आप पढ़ते रहिए, और डेली आप जो है समय अधिक दीजिए, ठीक है। 2 महीने की बात है, यानी 2 मंथ्स की, तो आप जो है अच्छे से कवर करें, ठीक है। समय वापस नहीं आता, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, तो ये 2 महीने आप अच्छे से पढ़िए, यानी ये महीना तो आपका गया ही गया समझ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो आपका नवंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर जो आपका है, तो नवंबर दिसंबर आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, और ये भी मंथ्स जो आपके बचे हुए हैं शेष 10-12 दिन, ठीक है, उसको भी आप अच्छे से कवर करिए। 10-12 दिन ये मिला करके आपके 30-60 डेज हो जा रहे हैं, और प्लस आपके 10 दिन और हैं, ठीक, टोटल मिला करके 70 दिन आपके हो जा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक अपना पढ़ाई करें, मेहनत करें, और अपना नेट क्वालिफाई करें, और आपकी वैकेंसीज आ भी रही हैं तो आप जो है फॉर्म फिलअप करें, और अपना जो है अच्छे से तैयारी करें। और पेपर की डेट आप जानते ही हैं, 31 दिसंबर से जो है 7 जनवरी है, ठीक है, 2026। तो आप सभी स्टूडेंट पेपर डेट याद रखना है, इसी हिसाब से आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। और अधिक से अधिक समय दीजिए, और अपना नेट क्वालिफाई करिए, या JRF करिए। JRF करिए, अच्छी बात है, पर नहीं JRF हो पाया, जिन बच्चों का नहीं हो पाएगा या हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट क्वालिफाई करिए, और जो है वैकेंसी जा रही है फॉर्म फिलअप करिए, और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू, मिलते हैं क्लास में।